हो सकता है कि आपको यहाँ से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीच प्रोसेसिंग. और मैं there are two pieces to it, और इसका I'll be giving a very quick and dirty overview of speech analysis, speech processing, कि किस तरह से काम हो रहा है. Let me share my screen. और इसमें भी बहुत सारी opportunities हैं. ठीक है. तो today's topic, as I said, is speech processing. ठीक है. तो व्हाट इज स्पीच प्रोसेसिंग? देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है इसलिए मैं कवर करा रहा हूँ. अदरवाइज स्पीच प्रोसेसिंग बाय इटसेल्फ इज एन एंटायर न्यू एरिया. न्यू नहीं, बड़ा एरिया है. पूरा कोर्स होता है इसके अंदर जो कि हम एज इलेक्टिव ऑफर करेंगे इवेंचुअली इन द डेटा साइंस एंड एआई डिपार्टमेंट. लेकिन देयर आर टू पीसेस. जैसा कि आपको शुरू में मैंने बताया था, एनएलपी के अंदर लैंग्वेज has four aspects to it. One is reading and understanding, comprehension कह लें आप इसको. Writing, जो कि you are trying to communicate your ideas through writing. तीसरा स्किल है listening, और चौथा है speaking. तो listening and speaking इनके corresponding जो चीज़ें हैं, the first one is an ASR, which is automated speech recognition. Automated speech recognition. Or the automated speech recognition problem is, in short, कि ये देखें, ये मैंने बंदा बनाया, कोई बहुत अच्छा नहीं बनाया. चलिए बोल रहे हैं. तो you have these acoustic waveforms coming in, and you have a system called the ASR. This is a software that takes as input this acoustic waveform and outputs a sequence saying आप बात कर सकते हैं, let's suppose. ठीक है. तो this is a sequence of letters, as you may say, या characters, or a sequence of words, जो भी आपके. This is ASR. आपने एक वेव फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया इनटू रिटन सीक्वेंस. दैट्स ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्निशन. ठीक है. तो वाइस वर्सा, देयर इज द टास्क व्हिच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, व्हिच इज टीटीएस, और टेक्स्ट टू स्पीच, और स्पीच सिंथेसिस भी कहते हैं इसे, या स्पीच जनरेशन भी कह सकते हैं आप इसे. तो द टास्क इज कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ टेक्स्ट है कि आप बात कर सकते हैं, एंड यू गिव दिस टेक्स्ट टू अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, लेट्स कॉल इट TTS, स्पीच सिंथेसाइजर, and it produces this acoustic waveform that corresponds to this sequence of characters or words. ठीक है. तो if there are any questions, please go ahead. ठीक हो गया. तो आप बताएं, आपके ख्याल में आपको कोई इसकी एप्लीकेशन नजर आ रही है? तो चूंकि हमने शुरू में बात की थी थोड़ी सी, तो मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड न्यूअन्स, NUANCE. किसने इसका नाम सुना है? किसी ने भी नहीं सुना? नो सर. सही बताओ, वाकई नहीं सुना. ओ माय गॉड. तो ये कंपनी है दैट्स बेस्ड ऑन स्पीच प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. दोनों काम करते हैं इस वक्त. शुरू उन्होंने ASR से किया था एंड गॉट इनटू ASRs फॉर द मेडिकल एंड लीगल डोमेन. ठीक है. यानी डॉक्टर जो बोल रहा है वो बाद में उसको लिखना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब हो जाए. तो you can think of an ASR as a transcriber
या डिक्टेशन भी आप कह सकते हैं कि आपने बचपन में जिस तरह आपको सिखाया जाता था कि मैडम बोल रही हैं और आपने लिखना है, डिक्टेट करा रही हैं आपको, आप लिख रहे हैं, तो दिस इज ऑटो डिक्टेशन या ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर पहले इन्होंने बनाया। या जैसे कोर्ट में होता है कि लॉयर्स बात कर रहे हैं और जज बात कर रहा है और वहाँ पे एक टाइपिस्ट होता है, हमारे मुल्क में नहीं होता लेकिन बाकी जगह होता है, ट्रांसक्राइब कर रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ऑटोमेट करने के लिए बंदे चाहिए। हर कोर्ट में बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सारी चीज़ों को लिखना। तो एनीवे, दिस इज अ कंपनी दैट गॉट ऑफ इनटू दिस टेक्नोलॉजी लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पिछले महीने में एक्वायर किया। अच्छा, ये मैंने आपको चलो दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया इस कंपनी को, आप बताएं कितने में एक्वायर किया होगा। तो दिस वाज अ प्रोफेसर हु स्टार्टेड दिस बिजनेस बाय द वे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कितने में एक्वायर किया है इस न्यूऑन्स को? चलो चीटिंग कर लो, ऑनलाइन देख लो। सर $56 पर शेयर के हिसाब से आ रहा है। हाँ बताओ, टोटल वैल्यू कितनी बनी इस कंपनी की? 19.7 बिलियन। जी, अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन। तो ये होती है कंपनी। ठीक है, तो बिग बिजनेस, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट इज सीइंग के इससे ज्यादा प्रॉफिट बना सकेगा वो। तो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, कन्वर्टिंग स्पीच इनटू टेक्स्ट और टेक्स्ट इनटू स्पीच। इफ यू नोट के बहुत सारा जो नेचुरल लैंग्वेज डेटा है, इट्स इन स्पीच फॉर्म। बहुत सारी ऑडियोज हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस हैं, टेक्स्ट कम है, स्पीच ज़्यादा है। और हर ज़माने में स्पीच रिकॉर्ड नहीं होती रही। रिसेंटली हमारे पास रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी और मेमोरी इतनी ज़्यादा हो गई कि हम बहुत सारी स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है सर एक क्वेश्चन था जी। सर। केगल पे कॉम्पिटिशन्स जो आ रहे होते हैं स्पीच से रिलेटेड, वो आ रहे होते हैं बर्ड कॉल आइडेंटिफिकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। तो सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सी आइडेंटिफिकेशन? सॉरी मैं मिस कर गया। सर बीच में एक आया था बर्ड कॉल आइडेंटिफिकेशन, मतलब वही ऑडियो फाइल्स थी, बर्ड कॉल आइडेंटिफाई करनी थी कौन सी बर्ड है। बर्ड कॉल, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इस तरीके से ऑडियोज के ऊपर आ रहे होते हैं सर। ठीक द ठीक। पॉइंट इज और वो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, प्राइज मनी होती है $50,000 $30,000। तो हाँ सर हाँ। द पॉइंट इज बर्ड या एनिमल कॉल्स आइडेंटिफिकेशन और इस तरह के काम में सर व्हाई डू कंपनीज टेंड टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। मतलब हमें स्पीच रिकग्निशन जो ह्यूमन की है उसमें समझ में आता है कि हमें डेली लाइफ में यूज वगैरह करनी है, हमें इस तरीके से हमें अपने फंक्शंस को ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन के थ्रू करना है। बट हम्म। एनिमल्स इस तरह की साइड पे केकर पे जो प्रमोट ज्यादातर हो रहे होते हैं वो वाइल्ड लाइफ और इस तरफ हो रहे होते हैं, तो हाउ इट बेनिफिट्स या उसमें से क्या आउटकम जनरेट हो रहा है। असल $50,000 कुछ भी नहीं है ना, अगर आप सोचें $20 बिलियन इंडस्ट्री है फॉर दिस ह्यूमन रिकग्निशन। वो तो फिर आपके कंजर्वेशनिस्ट हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इन कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। तो वो लोग देखना चाह रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी बर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी नहीं है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं एंड सो फोर्थ। और भी चीज़ें साउंड रिकग्निशन में। अगर आप देखें, मैंने थोड़े से पहले एक कंपटीशन देखा था जिसमें वो, खैर उन्होंने बहुत सारा डेटा भी जनरेट किया था ऑफ विंडो स्मैशिंग। सिर्फ साउंड है कि विंडो टूट रही है, तो उन्होंने बहुत सारे शीशे तोड़ तोड़ के ना डिफरेंट तरीकों से डेटा जनरेट किया था कि कब और वो अलार्म जनरेट करने के लिए कि कहाँ पे इंट्रूजन हो रहा है तो शीशा टूटा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन यहाँ पे मैं इन स्पेसिफिक स्पीच रिकग्निशन उस हवाले से देखना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, सर्वेलेंस वाले इंटरेस्टेड हैं, गूगल, फेसबुक, बहुत सारे लोग, यूट्यूब ऑब्वियसली, बहुत सारा डेटा जो ऑडियो है, वीडियो है, एंड द कम्बिनेशन। तो बहुत सारी कहानी, बहुत बड़ी मार्केट है जो कि मिस हो रही है और जनरली मिस्ड है।
तो अच्छे खासे challenges हैं, उसमें आता हूँ मैं फिर, ठीक है? तो I'm going to be talking about automated speech recognition in a bit of detail, not in great depth. क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास और पूरा कोर्स नहीं है मेरे पास ये कवर करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कुछ अरसे से, कुछ 2-2.5 साल हो गए हम भी इस पे लगे हुए हैं उर्दू के अंदर। तो द प्रॉब्लम एज आई सेड इज कि हमारे पास एक अकूस्टिक वेव फॉर्म आती है, स्पीच सिग्नल जिसे हम कह सकते हैं, सही है? वो आ रहा है हमारे पास एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। कोई टोकन्स हैं, कोई टोकन्स हैं, ठीक है? तो दीज टोकन्स कैन बी कंसिडर्ड एज, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज द अकूस्टिक वेव फॉर्म and these tokens can be, there's a sequence of tokens and this can be words, this can be characters, but this can just be phones or phonemes. और ये शायद आपने ये वाले वर्ड्स ना सुने हो पहले, phones and phonemes, या syllables for that matter. This all relates to the science of phonology. तो देर इज दिस एंटायर एरिया ऑफ फोनोलॉजी के, और अगर आप लोगों ने कुरान पढ़ा है या सीखा है सही तरह तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या यू कैन अप्रिशिएट के ये कितनी एक बड़ी साइंस है और कितनी ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है या कोशिश मेहनत करनी होती है। तो फोन्स आर जस्ट साउंड्स, कोई भी साउंड है तो वो फोन बनेगा, लेकिन फोनीम is a unit of sound that's linguistically meaningful. किसी लैंग्वेज के अंदर कोई मीनिंगफुल यूनिट, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इज अ फोनीम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा आप हमारे साथ चलें, ये बनता है, तो जो साउंड है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस दिस इज अ मीनिंगफुल unit of meaningful linguistic unit of sound. This would be a phoneme. सही? और phonemes को represent किया जाता है in a different character set. तो for example आ को हम इस तरह से represent कर सकते हैं in the phonetic characters, और फिर universal phonetic dictionary है एक, these are all the phonemes in all the languages जो इस तरह से characterize हुए हैं, ठीक है? तो एनीवे, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम इज यू हैव अ वेव फॉर्म, आपने उसको किसी तरह से स्प्लिट करके और प्रोसेस करके आपने ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या कैरेक्टर्स जनरेट करने, ठीक है? तो हाउ वुड दैट हैपन? उसके लिए जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, मैं पहले उस पर जाता हूँ। ट्रेडिशनल ASR architectures. ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर्स कुछ ऐसे काम करती हैं। तो यू गेट अ स्पीच सिग्नल or the acoustic waveform as the input, and you want to develop a system कि जो इवेंचुअली आपको एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दे रहा हो। तो इसको फर्स्ट फेज ऑफ प्रोसेसिंग आप क्या करते हैं कि इस स्पीच सिग्नल को आप स्प्लिट कर लेते हैं इनटू थिंग्स कॉल्ड acoustic frames. तो these are acoustic frames. स्प्लिट कर लिया इसको। उसके बाद आपने क्या किया कि यू कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट ऑफ फीचर्स। तो दिस इज फ्रेम नंबर, आपने कहा पहला फ्रेम जो कि इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम एंड सो फोर्थ। तो यू हैव दीज फ्रेम्स।
and you have features F1, F2, all the way to, let's say, F16 for now. And these are acoustic features. Which correspond to our ability to generate certain sounds. यानी हमारे जो हलक में, जबान में, मुंह के अंदर जो कैविटी है और इसके अंदर जो कैपेसिटी है ऑफ जनरेटिंग डिफरेंट साउंड्स थ्रू द नोज, थ्रू द टंग एंड थ्रू द वोकल कॉर्ड, या जो भी सारे there is 5 pieces of flesh जिसके जरिए से हम ये साउंड जनरेट करते हैं. तो there is 16 distinct kind of things that we can generate, जिसमें F1 हो सकता है कि nasal sound है, या F2 हो सकता है voice sound. This F16 can be the hissings, के दांतों को इकट्ठा करने से हम कैसे वॉइस को पुश करें एंड सो फोर्थ. तो कुछ कॉम्बिनेशंस भी होती हैं. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ का आप, तो यहाँ पे एक तो हुआ आ, थोड़ा सा लंबा हो गया, हो सकता है 2-3 अकूस्टिक फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा हो. तो आपने कहा आ वुड बी दिस 2 थिंग्स, जहाँ पे वोकल वो नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन कुछ और 2-3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो आ बन गया. फिर आपने कहा ये आ में दूसरे फ्रेम में ये हो रहा था, और तीसरे फ्रेम में जो प है यहाँ पे, you had this feature that corresponds to the lips coming together, ठीक है, and blocking the passage of air. तो इस तरह की चीजें ये features, these are defined. तो ये जो process हुई आपकी यहाँ पे, this is called acoustic feature generation. यहाँ पे ये हुआ है कि यू हैव दीज अकूस्टिक फ्रेम्स जो कि आपके फीचर जनरेटर के पास गए, और आप आपके हर फ्रेम को उसने अलहदा करके यू मार्क द फीचर्स ऑफ दैट फ्रेम. और कुछ फीचर्स जो हैं ये तो बाइनरी हैं, कुछ फीचर्स हम लोग एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाद में आता हूँ. वो फिर एनर्जी होगी उसकी, पिच होगी एंड सो फोर्थ. तो वो और कुछ न्यूमेरिक फीचर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. If there are any questions, you can turn on your mic and definitely ask within. अब हम live sessions में आ गए. तो ये generate करने के बाद what else do we need in our model? तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूँ कि हमारे पास एक जनरेटर है, सही है, which would take in these frames and its features and would want to generate a sequence of words. सही है. तो जनरेटर का ये काम है, लेकिन जनरेटर कैन नॉट जस्ट डू दिस डायरेक्टली फॉर नाउ. तो ट्रेडिशनल ASRs में क्या हो रहा था? ट्रेडिशनल ASRs में हम इस जनरेटर को हेल्प दे रहे थे मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके, और उस कॉन्फ़िगरेशन में 2-3 मॉडल्स हैं. वन ऑफ दीज मॉडल्स इज नोन एज द अकूस्टिक मॉडल. अकूस्टिक मॉडल, ठीक है. तो अकूस्टिक मॉडल में क्या है? अकूस्टिक मॉडल में एक टेबल बना हुआ है हमारे पास, जिसमें अकूस्टिक फीचर्स हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे इस साउंड फाइल में से निकाले या वेव फॉर्म में से निकाले अकूस्टिक फीचर्स, और ये एक लिस्ट बनी हुई है अकूस्टिक फीचर्स, और ये फोनीम्स के साथ मैप हुए हैं. तो फॉर एग्जांपल आपके पास फीचर्स वही हैं F1, F2 ऑल द वे टू F16. आपने कहा ये और ये बनेगा आ, सही है. और आपने कहा फिर ये फीचर है तो ये बनेगा पा, एंड सो फोर्थ. तो लिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फीचर्स एंड फोनीम्स, ठीक है. तो इफ यू थिंक ऑफ दीज फीचर्स कि भाई 16 फीचर्स हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी हो सकती है हमारे पास?
total combinations would be 2 to the 16, which is approximately equal to 65,000. इसका मतलब है कि the number of possible phonemes जो हम अटर कर सकते हैं अपने वोकल ट्रैक्ट से, दिस इज 65,000. लेकिन नन ऑफ द लैंग्वेजेस कंटेन मोर देन 100 फोनीम्स, बल्कि जनरली लैंग्वेजेस में 60 से कम फोनीम्स होते हैं. इंग्लिश के अंदर देयर आर ओनली 40 फोनीम्स. उर्दू के अंदर देयर आर अबाउट 63 फोनीम्स. चाइनीज में 90 समथिंग फोनीम्स हैं. और देयर ओनली अ रेयर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जिसके अंदर 100 फोनीम्स हैं. तो जनरली लैंग्वेजेस के अंदर 40 to 60 फोनीम्स होते हैं जो इस तरह से हैं. अच्छा, फोनीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर्स. इंग्लिश के अंदर 26 कैरेक्टर्स हैं, फोनीम्स 40 हैं. उर्दू में 30 समथिंग कैरेक्टर्स हैं, 32, और 63 फोनीम्स हैं. तो फोनीम्स आर लाइक दिस, और फोनीम्स की अलग डिक्शनरी होती है. सही. फोनीम्स के बाद हमारे पास अकूस्टिक मॉडल है, तो ये इस तरह की लिस्ट है. इसके बाद हमारे पास एक जो हम जनरेटर के अंदर रखते हैं, देयर इज अनदर मॉडल कॉल्ड द प्रोनाउंसिएशन मॉडल. अच्छा, प्रोनाउंसिएशन मॉडल में क्या है? प्रोनाउंसिएशन मॉडल में you have a sequence of phonemes and you have words here. For example, आपने pronunciation model में रखा हुआ है अच्छा. हाँ, तो आपने कहा अच्छा, ये जो है ना वर्ड अच्छा है. और अच्छा भी हो सकता है, फिर भी आप कहेंगे ये अच्छा है, एंड सो फोर्थ. और आपने कहा लग, तो ये अलग है. तो इस तरह से आपके पास यू हैव दिस टेबल दैट मैप्स अ सीक्वेंस और सीक्वेंसेस ऑफ फोनीम्स ऑनटू वर्ड्स. ये अच्छा खासा बड़ा टेबल होता है. तो ये डेवलप्ड, हैंड डेवलप्ड. तो ये दोनों चीजें हाथ से बनी हुई हैं. हाथ से बनी हुई से मुराद है कि किसी तरह से जेनरेट हुई है. इसी तरह देयर इज अनदर मॉडल जो कि जनरेटर में जाएगा, विच इज द लैंग्वेज मॉडल. दिस इज द मॉडल दैट यू आर फेमिलियर विथ. और लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है? यू हैव सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स या कैरेक्टर्स, और आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाली हुई हैं, जिस तरह हमने लैंग्वेज मॉडलिंग में किया था, चाहे एनग्राम मॉडल्स हों या स्मूथिंग के साथ किए हुए. तो दीज आर योर एनग्राम्स एंड स्मूथिंग, एंड देयर आर सम एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ मॉडलिंग, जो HMM मॉडलिंग है या आपके पास न्यूरल लैंग्वेज मॉडलिंग है. बट द आइडिया इज द सेम कि यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स और उनके साथ प्रोबेबिलिटीज असाइन हुई हुई है कि इस सीक्वेंस के एग्जिस्ट करने की इस लैंग्वेज में क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. तो जनरेटर के पास इनबिल्ट, जो कि आपने ट्रेन करके यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल, अकूस्टिक मॉडल और ये प्रोनाउंसिएशन मॉडल, ये अंदर जनरेटर में रखे हुए. सही. तो दिस इज द लैंग्वेज मॉडल, दिस इज द अकूस्टिक मॉडल, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन मॉडल. अब जनरेटर के पास आता है स्पीच सिग्नल से ये फीचर्स की एक लिस्ट फॉर दीज फ्रेम्स, एंड द जनरेटर नीड्स टू जनरेट द सीक्वेंस. सही. तो जनरेटर कुछ सीक्वेंस जनरेट कर लेता है, कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकता है, such as applying the noisy channel model, and says कि अच्छा ये सीक्वेंस तो जनरेटर ने जनरेट किया है, लेकिन आई थिंक द मोर प्रोबेबिलिस्टिक सीक्वेंस इज दिस. तो वो करेक्शन हो जाती है, उसमें एरर करेक्शन भी हो जाती है. ठीक है. कोई क्वेश्चंस इस ट्रेडिशनल ASR के बारे में बिफोर आई मूव ऑन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स पीसेस इन अ बिट ऑफ मोर डिटेल? देखो इस तरह से खामोशी में हाँ. सर लैंग्वेज मॉडल का थोड़ा सा एक दफा ब्रीफ से दोबारा दे देंगे. अच्छा, लैंग्वेज मॉडल्स में लैंग्वेज मॉडल, अच्छा लैंग्वेज मॉडल की डिटेल तो मैंने कहीं लिखी भी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज मॉडल को मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया था.
लैंग्वेज मॉडल ये होता है कि गिवन एनी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स you would want to assign a probability to these words given a big corpus के इन words की probability क्या है एक साथ आने की. ठीक है, तो हमने language modeling में किया था, we did the unigram model, we had the bigram model के ये दो words के इकट्ठे आने की probability क्या है, और ये हो भी सकते हैं या नहीं इकट्ठे. ठीक है सर मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ, जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि हमारे पास अकाउस्टिक होता है, जो हम स्पीच टू टेक्स्ट की हम बात करें, तो उस एंगल में मैं पूछ रहा हूँ कि लैंग्वेज मॉडल कहाँ पे फिट आ रहा है. हाँ अच्छा, मैं आता हूँ उसके अंदर, मैं आता हूँ अभी इसको मैं डिटेल में देखूंगा थोड़ा सा. तो पहले मैं अकूस्टिक फीचर जनरेशन को देख लेता हूँ. ठीक है, अकूस्टिक फीचर जनरेशन. इसके अंदर एज आई सेड अर्लियर कि वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट फोनीम्स एंड फोनीम्स are or a phoneme is a meaningful, linguistically लिखता हूँ, linguistically meaningful unit of sound. माइक अनम्यूट करके मुझे आप टोक सकते हैं बीच में, कोई वो नहीं है. एंड एज आई सेड कि देयर लिमिटेड नंबर ऑफ फोनीम्स इन लैंग्वेज. अगर आप सोचें कि 65,000 पॉसिबल फोनीम्स हैं जो हम निकाल सकते हैं अपने हलक से या मुंह से, तो आउट ऑफ देम ओनली वन लैंग्वेज वुड कंटेन ओनली 60-70 फोनीम्स परहैप्स. तो बहुत ही स्पार्स स्पेस है जिसको हम देख रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो फीचर्स हैं मैं उनको थोड़ा सा लिस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे. तो फोनीम फीचर्स थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बताया कि नेजल फीचर है एक. तो नेजल फीचर पुशेस एयर थ्रू द नेजल कैविटी. यानी एक तो माउथ कैविटी है आपकी, और एक उसके ऊपर नेजल कैविटी है, नाक से हवा का फ्लो निकालना. फॉर एग्जाम्पल आप जब नून गुन्ना बोलते हैं मैं, तो आप फील करेंगे कि देर इज एयर बीइंग पुश थ्रू द नेजल कैविटी. या उससे ज्यादा मीम, मीम का जब लेटर आता है तो मीम में भी यू क्लोज योर माउथ, मुंह बंद हो जाता है और हवा थोड़ी सी नाक में से पुश होती है. तो दीज आर लेटर्स या फोनीम्स जहाँ पे आपका नेजल कैविटी में एयर फ्लो पैदा होता है. देन देर आर दिस वेलर फीचर. ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स मूविंग द बैक ऑफ द टंग और बैक ऑफ द टंग टू द वेलम. वेलम को उर्दू में कहते हैं तालू. जैसे जबान के पीछे के हिस्से को तालू पे लगाना. तो फॉर एग्जाम्पल इन लेटर्स गाफ, ग जब आप करते हैं या जी बोलते हैं, तो और सही तरह जीम को प्रोनाउंस करने का तरीका भी यही है कि आपकी जबान का पीछे वाला हिस्सा जो ऊपर तालू की तरफ जाए, और इस का इफ यू ट्राई टू प्रोनाउंस इट तो आपको नजर आएगा या आपको फील होगा कि आपकी जबान का पीछे वाला हिस्सा तालू की तरफ जा रहा है. ठीक है, इसी तरह वॉइस्ड फीचर है. तो दिस यूजेस द वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन. ख है, ब है, आपका हवा बिल्कुल सीने से नहीं निकल रही, तो यूजेस वोकल कॉर्ड वाइब्रेशंस सच एज इन ब और ख. उससे भी ज्यादा आपको पता चलता है कि आपका हलक पे हलक वाइब्रेट हो रहा है. ठीक है, तो दीज आर वॉइस्ड फीचर्स. देन द अदर फीचर्स एज वेल
और मैं द 16 ऑफ दीज, और लिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी ऑनलाइन, मैं शेयर भी कर दूंगा. देन देयर इज अ राउंडेड फीचर जिसके अंदर इट इन्वॉल्व्स राउंडिंग ऑफ लिप्स. फॉर एग्जाम्पल वाओ के अंदर, वाओ इधर ओ या ओ जब बोलते हैं, ओ इंग्लिश में या उर्दू में वाओ, तो योर लिप्स बिकम राउंड, इन राउंड शेप. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इस तरह हो सकता है. एंड देयर इज एन ओवरलैप. जरूरी नहीं है जिस तरह मीम मैंने कहा कि सिर्फ नेजल है, तो सिर्फ नेजल नहीं हो सकता है, नेजल पे भी एक्स लगा हुआ हो. और फिर मीम में आपके देयर इज अ फीचर which involves touching of both lips together या closing of lips. तो मीम में वो भी होगा, और भी कुछ होगा. तो दे में बी साउंड्स या फोनीम्स, इनके अंदर मल्टीपल फीचर्स आते हैं. ये सही है. क्वेश्चंस प्लीज, मैं उसमें नहीं देख रहा, प्लीज मुझे आप चैट विंडो के बजाय अनम्यूट करके माइक मुझसे क्वेश्चन पूछ लें. अच्छा, एक चीज ये है कि when we are trying to take this sound या acoustic waveform and trying to process it, the first challenge that appears is that कि हमारा जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो एनालॉग सिग्नल्स को बहुत अच्छा हैंडल नहीं करते, तो इसको वो डिस्क्रिटाइज करते हैं. तो आपका सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, जैसे ये माइक है फोन, इसका फोन का या पीसी का, ये इसको डिस्क्रिटाइज कर लेता है. तो व्हाट डू आई मीन बाय डिस्क्रिटाइजेशन? क्योंकि कंटिन्यूस वेव फॉर्म को तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो वो करता ही है कि टेक सैंपल्स ओवर वेरी स्मॉल पीरियड्स और ये वैल्यूज रिकॉर्ड कर लेता है. ठीक है, तो इसेंशियली हुआ वही है कि डिस्क्रिटाइजेशन में टेक्स दिस एज अ ग्राफ एंड सेज के पहले सैंपल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, उसके बाद, तो दिस इज टाइम एंड दीज आर द सैंपल्स. अब सैंपल रेट जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा सैंपल्स पर सेकेंड रिकॉर्ड करता है. तो आपके जो आजकल फोन्स हैं, दे जनरली are recording voice at a rate of 44K kilohertz. सही है, तो that means 44,000 samples per second वो रिकॉर्ड करते हैं. सही, जो मिनिमम पहले रिकॉर्ड होता था वो 8,000 सैंपल्स पे रिकॉर्ड होता था. और जो आजकल ASRs हैं, जो कि अच्छे ASRs हैं, they take samples at as input or output input at 16 किलोहर्ट्ज, यानी 16,000 सैंपल्स की 16,000 सैंपल्स पर सेकेंड की डिस्क्रिटाइजेशन पे काम कर रहा है. और ये डिस्क्रिटाइजेशन होती है अगर आप लोगों ने सिग्नल प्रोसेसिंग कहीं पे देखी है, उसका भी एक कोर्स होता है इंजीनियरिंग में. तो देयर इज FFT कॉल्ड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. दिस इज अ फॉर्मूला डेवलप्ड बाय फोरियर, जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने में काम करता है. और फिर इसके ऑपोजिट में भी चलना पड़ेगा जब हम TTS को देखेंगे. ठीक है, उसके बाद जब आपके पास ये सिग्नल्स आ गए, ये डिस्क्रीट वैल्यूज आ गई आपके पास, तो आप इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं ना. तो इसके बाद आपने इनको कन्वर्ट करना है इनटू द अकूस्टिक फीचर्स. तो उसमें क्या होता है, यू सैंपल दिस, और आप फिर हर फॉर एग्जांपल 20 मिली सेकेंड्स का एक अकूस्टिक फ्रेम बना लेते हैं. अब उसमें चैलेंज ये है कि कुछ फोनीम्स दे विल स्पैन मल्टीपल फ्रेम्स, फॉर एग्जांपल आ, और कुछ फोनीम्स जो होंगे वो आपके एक फ्रेम में आ जाएंगे. तो अब ये चैलेंजेस है कि फोनीम बाउंड्री देखनी है आपने. ये ऐसा नहीं है कि सारे फोनीम्स बराबर साइज के होते हैं, तो आपने
चंकिंग कर ली तो हर विंडो में, हर जो 20 मिली सेकेंड की विंडो उसमें एक ही फोनीम आएगा। लोगों पे वेरी करता है, कुछ लोग तेज बोलते हैं, कुछ लोग हल्का बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं, तो कुछ के फोनीम्स थोड़े से लंबे होंगे, कुछ के फोनीम्स थोड़े शॉर्ट होंगे एंड सो फोर्थ। तो फिर ये आपकी चंकिंग हो गई या सेगमेंटेशन हो गई। उसके बाद आपने एक और काम जो इम्पोर्टेंट करना है वो ये, फ्रॉम हेयर इज फॉर एवरी फ्रेम you have to take out the features। ठीक, तो आपने फीचर्स को मार्क करना है कि भाई ये जो फ्रेम है इसके अंदर नेजल फीचर है और वोकल फीचर है, इसके अंदर ये जो फलाना फ्रेम है इसके अंदर राउंडेड फीचर है, इसके अंदर वॉइस्ड फीचर है एंड सो फोर्थ। तो ये मार्क करना है, ये यहाँ से इनकी एनर्जीज के जरिए से मार्क होगा। तो देयर आर सम अदर फीचर्स जो हम देख रहे हैं ऑफ दिस वेव फॉर्म, और वो मैं अगले लेक्चर में करूँगा, एक नोटबुक करवाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि ये फीचर्स किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस वेव फॉर्म। तो ये पहली प्रोसेसिंग हो गई ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? काफी ज्यादा साइलेंस है सर इसमें विंडो ओवरलैपिंग भी हो सकती है? नहीं समझ में आया, विंडो ओवरलैपिंग? सी जो हम आप बोल रहे थे 20 मिलीसेकंड का हम हाँ फ्रेम्स बना रहे हैं, उसमें भी ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं चंक्स या नहीं? ओवरलैपिंग नहीं करते, विंडोज को ओवरलैप नहीं करते, विंडोज सेपरेट है। लेकिन 20 मिलीसेकंड इतना छोटा है कि इससे कम में एक फोनीम आ नहीं सकता। तो ये जरूर होता है कि फोनीम बाउंड्रीज को डिटेक्ट करने के लिए टेक मल्टीपल विंडो, मल्टीपल ऑफ दीज फ्रेम्स। और अगर आप बड़ी विंडो रख लेंगे, यानी बड़ा अकूस्टिक फ्रेम रख लेंगे, तो फिर आपके प्रॉब्लम आ सकती है कि एक ही विंडो में मल्टीपल फोनीम्स आ रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता। तो 20 मिली सेकेंड इज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड दीज डेज, जो मैंने देखा है ASRs में कि इतना रीजनेबल होता है और मल्टीपल फोनीम्स नहीं आते एक मिनट, मल्टीपल क्या दो भी नहीं आती, यानी ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि एक फोनीम यहाँ कट हुआ होगा बीच में, लेकिन दे वुड स्टिल बी सफिशिएंट नंबर ऑफ विंडोज जहां पे वो फोनीम रिकग्नाइज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, before I move on, I would like to talk a bit about evaluating ASRs। यस, छोड़ो इसे, evaluation का मुझे आखिर में बताना कि evaluate कैसे करेंगे। Let's go on to the generator, the HMM based generation। तो आपको मैंने शुरू में दिखाया था कि there is this generator जो कि लैंग्वेज मॉडल को यूज कर रहा है, अकूस्टिक मॉडल को यूज कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन मॉडल को यूज कर रहा है, इट्स जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लेट्स से फॉर नाउ। ठीक है, या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फोनीम्स भी जनरेट कर सकता है। तो ये HMM बेस्ड मॉडलिंग क्या है? ट्रेडिशनली यही काम होता था। ये HMM और लाइक तो HMM स्टैंड्स फॉर हिडन मार्कोव मॉडल्स। और जो मार्कोवियन अजम्पशन है, इट स्टेट्स के अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंसेस पे काम करता है मार्कोव मॉडल्स। तो आपके पास एक सीक्वेंस है, लेट्स से ऑफ सम कैरेक्टर्स, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 ऑल द वे टू कैरेक्टर। तो इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट character here, you're saying what would be the n plus first character if I know कि पीछे क्या हो चुका है। तो how would I be predicting this character? Markovian assumption says कि this character depends a lot on the previous one, कि पीछे क्या आया था, और उससे थोड़ा सा कम उससे पीछे, और उससे थोड़ा सा कम पीछे, और बहुत ज्यादा पीछे चले जाएं तो थिंग्स बिकम इररेलेवेंट। तो साउंड जनरेशन के अंदर भी दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम लोगों ने लैंग्वेज मॉडलिंग में देखा था
तो n ग्राम्स में अगर आप बहुत बड़े n ग्राम्स में चले जाएं तो चीज़ें रेलेवेंस कम हो जाती है। छोटे n ग्राम्स में बिल्कुल ही कुछ ना हो तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन यू हैव टू लुक एट सम कॉन्टेक्स्ट, और जो करीब की वैल्यूज हैं इन कॉन्टेक्स्ट वो ज़्यादा अहम होती हैं। तो दैट्स द मार्कोवियन अजम्पशन। उसकी बेसिस पे आप एक स्टेट मशीन बना लें, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद स्टार्टिंग स्टेट एंड यू से कि अच्छा इस स्टेट से मैं किस और स्टेट में जा सकता हूँ, और जब आपके साउंड स्टार्ट हो रहा है यू कैन गो इनटू अ नंबर ऑफ स्टेट्स। तो लेट्स से, और ये ट्रांजिशन जो है इट वुड बी बेस्ड ऑन सम इनपुट, प्रोबेबिलिस्टिक भी है और इनपुट भी है। लेट्स से आपके पास आ आया आ, तो आपने कहा अब मैं इस स्टेट में आ गया हूं एस प्राइम, सही। और इसके बाद काफी देर तक इस स्टेट में भी रह सकता हूं, और इसके बाद दूसरे स्टेट में भी जा सकता हूं, और तीसरे स्टेट में भी जा सकता हूं, सही है। तो लेट से दूसरा प आया, आ गया, एंड सो फोर्थ। तो अगर ये मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूं तो ये क्या सीक्वेंस बन रहा है, इज देयर, हाउ प्रोबेबल इज इट टू हैव अ प फोनीम फॉलोड बाय एन अ फोनीम, सही। तो वो प्रोबेबिलिटीज हैं, तो वो प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो इन ट्रांजिशंस पे लगी हुई हैं। तो दिस इज द स्टार्टिंग, के स्टार्टिंग में क्या हो सकता है until you get to an end state, so then you would go back to the initial state. So this is a Markov chain, और ये कुछ इस तरह से नहीं होती है हमेशा। देर आर दीज ट्रांजिशंस विच आर मोर कॉम्प्लेक्स, कभी आप इस स्टेट से स्टेट में भी आ सकते हैं, स्टेट से स्टेट में भी आ सकते हैं, एंड देयर मल्टीपल लेवल्स टू इट। मैं HMMs को ऊपर से गुजार रहा हूँ इस वक्त, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाई लेवल ओवरव्यू। तो there is this first level. The second level will take these phonetics into the domain of characters. तो अगर आपके पास लेट से कहीं पे आ गया जनाब यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, this state where you get sound, see? आप इधर आ गए, आपने कहा मजीद भी हो सकता है, लेकिन जब आप इससे आगे लेके जाएंगे आप कहेंगे कि व्हाट वुड दिस बी एट द कैरेक्टर लेवल। तो आप कुछ प्रोबेबिलिटीज देखेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, और आप कहेंगे अच्छा ये वॉद हो सकता है विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन, या ये वॉ हो सकता है, या ये जाल हो सकता है, या ये ज़ा हो सकता है। तो यू कैन सी कि भाई ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन इट डिपेंड्स कि किस किस्म का डेटा के साथ ये ट्रेन हुआ ये बना हुआ है, या किस किस्म की नॉलेज के साथ मैंने बनाया हुआ है। और ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मॉडल होता है जो कि इस लेवल पे काम कर रहा है। और फिर किसी ने पूछा था कि लैंग्वेज मॉडल, तो थर्ड लेवल पे लैंग्वेज मॉडल आता है इसके, ये आ गया। और उसके बाद आपने देखा कि ये तो यहाँ पे चलो आते आते ये बन रहा है थर्ड लेवल पे, आपने थर्ड लेवल पे पहुंचे और आपने कहा ये बन रहा है अपना, ठीक? और फिर लैंग्वेज मॉडल में आपने कहा इससे पहले जो वर्ड आया था वो कहता है क्या, तो आपने कहा क्या अपना, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये सीक्वेंस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं करता, इफ द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, तो आप क्या करेंगे, यू वुड गो बैक टू द कैरेक्टर लेवल, यू विल फिक्स के शायद ये वाली प्रोबेबिलिटी इसकी कम थी, इसकी ज्यादा थी, तो मे बी लुक एट सम अदर ऑप्शंस, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, और फिर और ऊपर जाएंगे और आप कहेंगे शायद फोनीम मैंने थोड़ा सा गलत रिकग्नाइज किया, प्रॉब्ली ये दूसरे स्टेट में जाना चाहिए था, एंड सो फॉर्थ। सही है। तो देयर आर दीज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज and probabilities of generating a particular phoneme, then the probability of
from a phoneme generating a particular character, and then you're looking at these probabilities of sequences. See? तो होपफुली अच्छा खासा खिचड़ी बन गई यहाँ पे, लेकिन अगर आप लोग HMMs में इंटरेस्टेड हैं तो I'll upload a document that contains a whole lot of detail of how HMMs are being used and enhanced for or have been used for developing traditional speech recognition systems. ठीक है. अब मेरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट इस वजह से नहीं है HMMs में, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता इस कोर्स में, इस वजह से कि दे आर रेयरली बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. न्यूअन्स भी एक ज़माने में, यानी मेरे ख्याल में 7-8 साल पहले तक बहुत ही ज़्यादा सफिस्टिकेटेड HMMs यूज़ कर रहा था, लेकिन दे हैव नाउ मूव्ड ऑन टू end-to-end ASR systems which are neural network based systems. तो अब मैं उसी की तरफ अपना रुख करता हूँ. But before that, let me talk a bit about evaluation of ASRs. Evaluating. सर एक क्वेश्चन है. जी जी. सर अपने HMM बेस्ड मॉडल्स पढ़ाए हैं, इनके अलावा भी होते हैं जो कि अभी करंटली कोई और यूज हो रहे हैं या इस तरह कुछ है? जी जी, मैं अभी उसको बताता हूँ आपको. वो एंड टू एंड सिस्टम्स है, मैं उसी पे जाऊंगा अभी. बट लेट मी फर्स्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ ASRs आर इवैल्यूएटेड. तो आपके पास एक ASR सिस्टम है, आपने बना लिया, वेदर HMM बेस्ड और एंड टू एंड. आपके पास साउंड सिग्नल आता है, लेट्स से आप टेस्ट कर रहे हैं, और ये हमने थोड़ा सा इवैल्यूएशन दूसरे पर्सपेक्टिव में फॉर क्लासिफायर्स तो देखी है. ASRs थोड़ा डिफरेंटली इवैल्यूएट होते हैं, लेकिन तरीका इतना डिफिकल्ट नहीं है. आपके ASR ने इस साउंड सिग्नल के लिए कोई सीक्वेंस जेनरेट किया. आप मेरे साथ लेट सपोज जेनरेट किया, और एक आपके पास गोल्ड लेबल भी है, यानी कि आपने किसी स्टूडेंट से भी ये करवाया हुआ है जितना आप लोगों ने किया था, और आप लोगों ने सुन के, यानी किसी ह्यूमन लेबरल ने ये किया हुआ आप मेरे पास. ठीक है. तो आपने सुन के ये लिखा और ASR ने ये जनरेट किया. तो देयर इज दिस डिफरेंस, और मैं कहूंगा कि दिस इज द गोल्ड लेबल. ये सही होगा क्योंकि इंसान ने किया और ये मेरे सिस्टम ने किया, तो यहां ये एरर हो गया. So there's a difference of one word, right? तो how would I evaluate? बहुत सारे टेस्ट सीक्वेंसेस ले लेता हूं मैं, बहुत सारे टेस्ट सीक्वेंसेस के साथ कर सकता हूं. जी पॉसिबल? जी क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ लें. सर उसने अनम्यूट किया लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही. फिर आप लोग क्वेश्चन कोई उसका पढ़ के मुझे बता दें. अच्छा, तो हम ना एरर रेट, उस क्वेश्चन को फिर बाद में देख लेते हैं. एरर रेट देखते हैं. तो एरर रेट कैलकुलेट करते हैं. एरर रेट कुछ उस तरह से कैलकुलेट हो रहा है जिस तरह हम एडिट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि इफ यू नोट कि हमारे पास एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, एंड देयर इज एन एडिट डिस्टेंस दैट वी कैन कंप्यूट बिटवीन दीज टू, एंड दैट कैन बी द लेविनस्टीन्स एडिट डिस्टेंस. तो लेविनस्टीन्स एडिट डिस्टेंस में ये कि वी हैड सम एडिट्स, जिसमें था इंसर्ट. We can say we count the number of inserts in this sentence, we count the number of deletes in this sentence, we count the number of, let's say, substitutes in this sentence, say in the sentence I. और substitutes को हमने value दी थी Levenstein 2 times, और सारे sentences जितने भी हैं उस पे हमने sum कर लिया. ठीक है, error rate calculate करने के लिए. And then we sum the total number of tokens जो generate हुए in all of these. ठीक है, तो हमारे पास error rate आ गया कि कितने insert, कितने deletes, कितने substitute. अगर एक भी नहीं होगा, बिल्कुल exact होगा, तो सारी चीजें 0 होंगी, which would be error rate हमारे पास 0 है. अच्छा,
और अगर सारे गलत होंगे तो यानी कि हमारे पास ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाएगा, विच वुड बी एरर रेट इज 1। तो मैक्सिमम एरर 1 हो सकता है, मिनिमम एरर 0 हो सकता है। अब ये कि वी कैन कैलकुलेट एरर एट मल्टीपल लेवल्स। वी जनरली कैलकुलेट वर्ड एरर रेट। तो ASRs आर इवेल्युएटेड यूजिंग वर्ड एरर रेट्स, के वर्ड्स के हवाले से कितने इंसर्ट्स, कितने डिलीट्स, कितने सब्स्टिट्यूट्स या कितने डिफरेंट है ओवर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जनरेटेड। तो दैट्स WER, वर्ड एरर रेट। लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्ड एरर रेट ही कैलकुलेट करें, आप कैरेक्टर एरर रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज CER, और फोनीम एरर रेट एज PER एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं ASRs को एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रैन्युलैरिटी। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं। कोई क्वेश्चन नहीं। तो आगे चलते हैं। तो वाई आई वाज सेइंग के HMMs पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता और ना उसकी डिटेल में जाता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन और इसको डेवलप करना भी खासा टाइम कंज्यूमिंग है। The important thing is के the current ASRs are mostly end-to-end ASRs. And what do I mean by that? What this means is के आपके पास इनपुट में अकूस्टिक सिग्नल आ रहा है, साउंड आ रहा है, स्पीच सिग्नल आ रहा है, ठीक है, स्पीच सिग्नल। आपने क्या किया, एक सिस्टम को दिया, दैट्स एन एंड टू एंड सिस्टम, और उसको मैं कुछ ऐसे बनवा लेता हूँ। And as you may already have figured out कि ये एंड टू एंड सिस्टम ये वर्ड्स जनरेट करके दे रहा है आपको सीक्वेंस में, नहीं है? So as you may have already figured out that this looks like a neural network, and it is a neural network. So this is a trained neural network जो कि क्या कर रहा है कि इस स्पीच सिग्नल के अकूस्टिक फ्रेम्स को 1 by 1 ले रहा है और ये वर्ड्स जनरेट कर रहा है। तो इट्स नॉट टोटली independent from all the models that are being used in the traditional system. लैंग्वेज मॉडल इसके अंदर जरूर लगता है यहाँ बीच में, वो मैं आपको, खैर इसको स्किप कर देंगे। लेकिन अकूस्टिक मॉडल और प्रोनाउंसिएशन मॉडल्स जो कि हैंड बिल्ड होते थे, या HMM जो बहुत मुश्किल से, बहुत बड़ा सा, आप सोच सकते हैं लैंग्वेज के लिए कितना मुश्किल काम है इतना बड़ा HMM बनाना, तो उस सब से जान छूट जाती है। और ये जितने ज्यादा डेटा पे ट्रेंड होता है न्यूरल नेटवर्क, उतना ही इंटरनली अकूस्टिक मॉडल को और प्रोनाउंसिएशन मॉडल को लर्न कर लेता है। and you do not need to train it specifically or give it the pronunciation model या acoustic model separately to this neural network, ठीक है? तो these are end-to-end ASRs। और जो गूगल का गूगल स्पीच है, गूगल स्पीच जो कि क्लोज सोर्स है, गूगल का जो आपका गूगल वॉइस है वो इसको यूज कर रहा है, आपका गूगल टॉक इसको यूज कर रहा है, ठीक है? इसी तरह एप्पल का सीरी है, वो जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है फॉर ASR पर्पसेस, इट्स यूजिंग दिस एंड टू एंड सिस्टम। गूगल का नहीं है, इनका अपना बना हुआ है। इसी तरह किसका है, Amazon का एलेक्सा, इस तरह से एंड टू एंड सिस्टम है। आपका मोजिला डीप स्पीच है जो कि ओपन सोर्स है, चाइनीज मेड सिस्टम जो कि इंग्लिश और चाइनीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ऑल ऑफ दीज आर एंड टू एंड न्यूरल नेटवर्क सिस्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुए हैं।
इसी तरह कुछ सिस्टम जैसे न्यूअन्स का सिस्टम I talked about earlier. Nuance का system, it's sort of a hybrid. Again, we do not really know the architecture, लेकिन I believe it's a hybrid. It has some elements of that HMM model और उसके अंदर भी ये deep learning model embed हुआ है जो कि end-to-end speech recognition कर रहा है. ठीक है, तो thank you very much, everybody. If you have any questions, I'll take the questions now.